कहते हैं कि किसी भी जिले की जो बागडोर है, जो जिला अधिकारी हैं, उनके हाथ में होती है और उन्हें जिले का कप्तान भी कहा जाता है। तो बांदा जिले की बागडोर जिनके हाथ में है, अब अगले हमारे मंच पर जो मेहमान हैं मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी और उन्हीं से समझेंगे कि इस बागडोर को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे बांदा का जो विकास है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ यहाँ के जिला अधिकारी अमित आसरी जी का स्वागत किया जाए। सर, बांदा में एक कहावत है कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। बांदा आए आपको अभी महज कुछ समय ही हुआ है, लेकिन यहाँ के पानी के विकास में अगर बात करें तो कितनी आग अभी तक आपको दिखाई दी है? मुझे अभी कुल मिला के 2 महीने नहीं हुए हैं ज्वाइन किए हुए, लेकिन एक बात तो है कि इस धरती में कुछ तो है जो यहाँ के लोगों में मैंने देखा। एक लोगों में सच्चाई और दूसरा विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करने की एक लगन, वो मैंने यहाँ पर देखा। तो ये इस धरती पे कुछ है इस तरीके का। आपके ही जिले की बात हो रही है तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि क्योंकि इससे बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं अगर हम लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं हर जिले में होती हैं, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़े कर्मठ हैं। अगर अच्छी दिशा दिखाई जाए, सरकारी स्कीम हर तरीके से लोगों को केटर करने की कोशिश करती है, लोगों की किसी भी परिस्थिति में हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर लोगों का साथ उसमें मिल जाए और हमारी टीम अच्छे से काम करे तो हमारा क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया तो मेरे को ये इम्प्रेशन मिला था और जिसमें मैंने 1 महीना काम किया तो मुझे रिजल्ट्स भी मिले। तो वाकई में जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। और यहाँ पर जितने भी हमारे सेनानी हुए हैं उनकी लिस्ट इतनी लंबी है। यहाँ की जो हिस्ट्री है वो लोगों की स्मृति में हमेशा रहती है और लोग उसी के अनुरूप अपने कार्य पद्धति रखते हैं। अमित जी, आप बांदा आते ही एक्शन मोड में आ गए और अवैध खनन पे लगातार जो छापेमारी है वो भी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बांदा के खजाने के लिए कितना बड़ा खतरा कह सकते हैं अवैध खनन को? देखिए, अवैध खनन जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है पब्लिक को भी और जो अवैध खनन कर रहे हैं उन लोगों को भी, कि ये हमारे जनपद की धरोहर है। हम लोगों को इस धरोहर को खनन जो है वैध रूप से करके हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट करना ज़रूर है, जिससे कि हमारी सारी स्कीम्स चलती हैं, जिससे कि लोगों की सैलरीज आती हैं, बहुत सारे जन कल्याणी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एवज में हम लोग अवैध खनन को बढ़ावा दें या उसको बर्दाश्त करें। तो जितनी कार्रवाइयाँ हमारे यहाँ पर हुई हैं पिछले कई सालों में उतनी कार्रवाइयाँ नहीं हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। बट इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है, कुछ कमी भी आई है और आने वाले समय में हम लोग इसको निरंतर मेंटेन करेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि अवैध खनन से हर साल कितना घाटा होता है बांदा को, जिसका अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे। और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा भी है कि अधिकारियों और विभागों को की संलिप्तता कैसे जो रोकी जा सकती है, उसे लेकर क्या काम हो रहा है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है और तभी इस तरीके के जो मामले हैं वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाइयाँ चलती भी रही हैं। मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा भी उसमें बहुत कार्रवाइयाँ की हैं। जनपद को लॉस तो नहीं हम उसका आकलन कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हमारे अधिकारी देखते हैं तो सारे के सारे जितने भी हमारे पट्टे चल रहे हैं उन लोगों का रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो वो रेवेन्यू जब आप अवैध से वैध में जब आता है तो स्टेट का रेवेन्यू आप जनरेट बढ़ जाता है। जो अवैध में हम लोगों का रेवेन्यू लॉस होना चाहिए था वो स्टेट में हम लोग उस चीज़ को पूर्ति कर पाते हैं। और रही बात कार्रवाइयों की, कार्रवाइयाँ किसी पद या किसी अधिकारी के नाम को देखकर नहीं होता है। और ज़्यादातर हम लोगों ने जो पाया है इतने समय में कार्रवाइयाँ करते हुए, सभी अधिकारी इसमें हमारे साथ हैं और अच्छे से अपनी जो टास्क फोर्स की बैठक होती है उसके तहत एक टीम बनी हुई है, उसमें सब लोगों का आपस में समन्वय बनते हुए ये कार्रवाई की जाती है और सब लोगों की तरफ से बहुत एक्टिविटी दिखाई जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। सर, अभी बांदा में आए हुए आपको महज कुछ वक्त ही हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं लगभग 2 महीने, लेकिन शुरुआत बड़ी शानदार रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं ज़रा तालियां एक बार बजा दें इस शुरुआत के लिए। और पहल हुई है सर प्राथमिक शिक्षा को लेकर,
यहाँ के स्कूलों को आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी आपका जोर है। क्या बांदा में अब और सरकारी स्कूल भी खुलेंगे? हमारे जनपद में लगभग 1700 के आसपास स्कूल्स हैं और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबको गारंटी करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिले। तो सबसे बड़ा माध्यम जो मुझे लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का वो हमारे सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि बचपन में जो एक किसी भी बच्चे का जो माइंड है उसको बहुत इजीली शेप किया जा सकता है, और अगर हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा दीक्षा उस लेवल की हो तो वो बच्चे जो आज की डेट में जिस भी परिस्थिति में हो आगे चलकर हमारे देश का बहुत बड़ा भविष्य और बहुत नाम कर सकते हैं, जनपद का बहुत नाम कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उस पर जोर दिए जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं कि जैसे अगर आप ये कहें कि शिक्षा विभाग को उनका क्या औचित्य है, क्या उनको अचीव करना है, तो भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं जिसको बोलते हैं फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि कितने साल का बच्चा क्या कैपेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो हमारा जो भी शिक्षण है वो प्रदान करने के उपरांत अगर हमारे बच्चे उस लेवल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव कर लेते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारा शिक्षण जो प्रणाली है वो सफलता के तरफ काम कर रही है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये निपुण भारत एक स्कीम है, तो उसके तहत जो फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी हम इसका रेगुलर टेस्ट कराएं ताकि हमारे बच्चों का किस लेवल पे उनका जो डेवलपमेंट है वो हम भांप पाएँ। बाकी इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं उसको भी हम लोग हर महीने रिव्यू करते हैं। तो जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उसके अंदर कुछ 18 बिंदु बने हुए हैं, उन 18 बिंदु का कायाकल्प का एक प्रोग्राम चलता है। तो उसके तहत हम लोगों की कुछ स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स नहीं है, कुछ जगह दिव्यांग टॉयलेट्स नहीं है, बहुत कम जगह बची हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि वो सब तो हम इस साल पूरी करवा लेंगे। उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा विभाग हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, इनका मूल उद्देश्य ये है कि शिक्षण अच्छे से हो। बाकी सारी ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं और अन्य चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी हैं, लेकिन प्राइमरी हमारा गोल होना चाहिए कि हमारे बच्चों का जो पठन पाठन है उसके तहत वो अपनी जो टारगेट्स हैं लर्निंग के वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उधर ध्यान केंद्रित रहेगा और आने वाले समय में उसी को हम गुणवत्तापूर्वक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सर, बांदा में भीषण गर्मी पड़ती है, हम सभी जानते हैं, और परंपरागत तौर पर अगर बात की जाए तो पानी की समस्या भी रहती है, और सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होते हैं वो है किसान, यानी कृषि का क्षेत्र। तो इसको लेकर, जन संरक्षण को लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है यहाँ पे? ये जैसे ही हम लोगों ने जनपद ज्वाइन किया था तो तब से लेकर कम से कम 15-20 दिन तक तो भारत का सबसे गर्म जो सिटी है वो बांदा बना हुआ था। तो तमाम जगह से कॉल्स भी आते थे, लोग हालचाल भी पूछते थे। लेकिन मैं कहूँगा कि एक आपदा में अवसर वाली बात थी कि हम लोगों ने इसमें अच्छी रणनीति बनाई, और वापस मैं लोगों की प्रशंसा करूँगा यहाँ की कि उन्होंने इतना साथ दिया कि जितनी प्रयास प्रशासन ने किया उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ के लोगों ने किया, और हम लोगों ने सफलतापूर्वक उस वक्त लोगों को राहत देने की कोशिश की और हम लोग कई हद तक सफल हुए। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने रणनीति ये बनाई थी कि जो हमारे लोग हैं उनको हम मैसेज दें कि हीट वेव से संबंधित जो भी गाइडलाइंस हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, उसका भी लोगों ने काफ़ी, आपने अखबार में भी देखा होगा कि लोगों ने काफ़ी अच्छा पालन किया। उसके बाद प्याऊ के हम लोगों ने कई जगह पर सेंटर्स बनाए, तो उसमें भी हमने देखा यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने प्याऊ लगवाए। मतलब प्रशासन की तरफ से एक अलग व्यवस्था है, लेकिन लोगों के जुड़ाव की वजह से एक अलग व्यवस्था यहाँ पर लोगों ने बनाई। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग जितनी भी सरकारी हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने कूलिंग पॉइंट्स डेवलप किए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकला हुआ है और उसको कहीं पर भी पंचायत भवन, तहसील या ब्लॉक या स्कूल कुछ भी दिख जाता है और वो प्रकोप सह नहीं पाता है तो वो अपना वहाँ रेस्ट कर ले। हमने कूलर्स तक की व्यवस्था हर जगह की। तो इस तरीके से ORS की किट्स हमने लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ORS किट्स हमने हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन जो हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं और हमारे जो बच्चे हैं, उन सबके घरों घरों में जाके हमारी आंगनवाड़ी, आशाज, इन सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया।
तो हर विभाग ने अपना कंट्रीब्यूशन इसमें अदा किया है और हम लोगों को बड़ा अच्छा इसमें एक सीखने का भी मौका मिला और दूसरा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है। हालांकि हीट वेव अभी भी चल रही है, बट वो जो प्रकोप था 48.2 डिग्रीज वाला, उसको हम पार पा चुके हैं और आने वाले समय में हम कंट्रोल कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जरा इन तमाम प्रयासों के लिए जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। सर, बांदा के जो शहरी क्षेत्र हैं, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी काफ़ी लगता है। अब अतिक्रमण को कैसे टैकल किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, रूरल एरियाज में अलग तरीके का अतिक्रमण है और शहरी क्षेत्र में अलग तरीके का अतिक्रमण है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्रथम जो प्राथमिकता है वो रोड सेफ्टी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है और उसी के क्रम में हम लोगों ने भी यहाँ देखा है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड पे, उनका भी कुछ हद तक कारण हम ये जो अतिक्रमण है इसको मान सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी में दिक्कत आती है। शाम को ऐसे टाइम पर जब आपको नहीं दिख रहा है कि आगे क्या है और साइड में आपके अतिक्रमण हो रखा है, तो कई बार ऐसे डिसीजंस ड्राइवर्स के द्वारा लिए जाते हैं जिससे कि दूसरा साइड में जो आ रहा है उसको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पीडब्ल्यूडी की जितनी रोड्स हैं उन पर डिपार्टमेंट वाइज उनको बोला है कि आप चिन्हित करिए कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है और उन सबको नोटिस दीजिए। और जितने भी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, उन सबको भी हमने निर्देश दे दिए हैं कि आपने अपने अतिक्रमण को आइडेंटिफाई करिए और लोगों को नोटिस करिए, क्योंकि ये किसी भी, हालांकि किया तो पब्लिक के द्वारा ही जा रहा है, बट ये लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं इसमें कड़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में जितने लोगों को एक बार हम लोग हिदायत देंगे कि अपना अतिक्रमण खुद हटाइए, नहीं हटाएंगे तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें रोड से जब साफ होंगी तो हमें जगह मिलेगी, हमारा ट्रैफिक का अनुपालन होगा। इसमें हमारे जो ई रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो भी इस तरह की गाड़ियां चलाते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध शुरू में रहेगा कि अपने पार्किंग्स और अपने जो व्हीकल्स हैं उनको सड़क पे बेतरतीब तरीके से ना खड़ा करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी किसी सवारी को उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो सड़क पे पर्याप्त जगह हो जिससे कि ट्रैफिक बाधित ना हो। और जो दुकानदार भी हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने एक बार मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने दुकानों के सामने जो आपके ग्राहक आते हैं उनकी जो मोटरसाइकिल्स और जो भी व्हीकल्स हैं उनको भी तरीके से खड़ा करवाएं, क्योंकि कई बार पाया गया है कि वो दुकान से काफ़ी आगे और सड़क पर अतिक्रमित करते हुए अपने व्हीकल्स को खड़ा करवाते हैं, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं होती हैं। बाकी रेड लाइट्स हमारे यहाँ पर एक जगह पर हम लोगों ने लगाई हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी उसको लगवाएंगे। सर, अगर बांदा की बात करें तो खेती यहाँ पर बड़ा काम है और लगभग 70% जो जनता है वो खेती से जुड़ी हुई है। यहाँ की काली मिट्टी उपजाऊ है। बांदा के किसानों को कैसे और मजबूत किया जा रहा है, और साथ ही छोटी जोत है यहाँ, इसलिए मझोले किसान भी क्या बहुत हैं? खेती के ऊपर भी हम लोगों ने प्लान बनाया है कि इस जनपद में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर जैसे ईस्टर्न यूपी में या यूपी के अन्य पार्ट में पर कैपिटल लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैपिटल लैंड होल्डिंग उतनी छोटी नहीं है और एक अच्छा साइज़ है यहाँ पर किसानों के पास। अगर वो थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग बन जाएं और कुछ नई नई चीज़ों की अगर वो सीखना चाहें और करना चाहें, थोड़ा सा प्रयास करें, तो बहुत बड़ा यहाँ पर उनको पोटेंशियल मिल सकता है। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं हम लोगों का ध्यान रहेगा कि जैसे खेत तालाब है जिससे वाटर कंजर्वेशन करते हुए, परंपरागत खेती बाड़ी जिससे करते हैं, सिंचाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंचाई के साधन और दिए जाएं। और एक और चीज़ है कि किसान के लिए सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो है रिस्क, कि हमारे जितने भी हम लोग फसल को अगर लगा रहे हैं तो क्या उसको मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत भी लोगों को आच्छादित करें। हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारा ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और उन सब का यूज़ अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, तो उसको उसी तरीके से रखें, क्योंकि मार्केट ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोग चाहें तो इस क्षेत्र को यूज़ करके उस पर हम लोग निगाहें रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी तरह की यहाँ जो वैरायटीज़ हैं जो यहाँ हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जिसका डिमांड मार्केट में बहुत है। अभी कल परसों ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक
मैक्सिकन कैक्टस का एक वो प्रजाति है अगावे, उसका मेरे ख्याल से $15 बिलियन का मार्केट आज की डेट में है और उसका पोटेंशियल $200 बिलियन का है। तो उसके विभिन्न तरह के उसके यूजेस हैं, लेकिन उसका एग्रोक्लाइमेटिक जो सूटेबिलिटी है वो हमारा क्षेत्र एकदम परफेक्ट है। अगर यहाँ के किसान इस तरह की चीज़ों में अपना ध्यान दें तो जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। सर, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ज़माना है जिसका भी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा इससे जो फ़ायदा है वो किसानों को ही होगा। इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा विषय आपने बताया है इंटीग्रेटेड, बल्कि उसी का अगला पार्ट जो था वो ये था कि क्योंकि हमारे मोस्टली जो किसान हैं वो वर्षा ऋतु पर निर्भर करते हैं सिंचाई के लिए, तो अगर हम इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा रिस्क कम करने का तरीका ये है कि अपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाएं, जिसके अंदर पशुपालन भी वो लोग करें, खेत में तालाब भी अपना बनाएं जिसमें मछली पालन भी वो लोग कर सकें, और साथ में जो मत्स्य पालन के अलावा जो आपका हनी बीज, जो मधुमक्खियों का शहद वाला जो होता है, वो कॉन्सेप्ट भी लेकर आएँ। तो इस तरीके से अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। अगर ये चीज़ नहीं चली तो ये चीज़ चल जाएगी, तो उससे क्या होगा, फार्मर की एक रेगुलर इनकम भी बनी रहेगी, प्लस जो इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे में काम आते हैं, जो आपकी खेती को भी एनहेंस करेंगे, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ाएंगे। तो अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पर किसान लोग उसको अपनाएंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में, तो डेफिनेटली हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, प्लस यहाँ की जो एग्रीकल्चर एफिशिएंसी है, जो पर कैपिटा आउटपुट है, उसमें भी इंक्रीज़ होगा। तो आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं महसूस होती हैं। सर, एक और चीज़ है ऑर्गेनिक खेती, और इस पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का ही जो ध्यान है वो हमेशा रहता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो नॉन ऑर्गेनिक खेती है वो स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, दोनों के लिए ही बुरी मानी जाती है। तो इसको लेकर यहाँ पर क्या काम हो रहा है? जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो परंपरागत कृषि हम लोग यहाँ पर योजना के तहत काम करेंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें मुख्य रूप से हम लोगों को यही आग्रह करेंगे कि भाई अल्टीमेटली अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफाइड करवा के ऑर्गेनिक करें तो इसका इतना बड़ा मार्केट है। जो हमारे मेट्रोज़ में है वहाँ पर लोग, पब्लिक कैन स्पेंड एनीथिंग, अगर वो उनको ऑर्गेनिक की गारंटी मिल जाए कि ऑर्गेनिक गेहूँ हमें मिल जाए, ऑर्गेनिक दाल हमें मिल जाए जिसमें कोई फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना हो, तो वो लोग कुछ भी स्पेंड करके, मतलब कितना भी दाम दे सकते हैं हमारा। हमें बस ये जो सप्लाई चेन है इसको निरंतर उसको बैलेंस करना होगा, लेकिन उससे पहला स्टेप यही है कि हमारे जितने किसान हैं वो उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चालू करें। यहाँ की कुछ वैरायटीज़ हैं, गेहूं की है, गठिया गेहूं है, कोदो है, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है दूसरी जगह पर। और दूसरा, यहाँ पर जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें करेंगे तो एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो उस इकोसिस्टम को जब डेवलप हो जाएगा तब हम बाकी चीज़ों में निर्भर नहीं रहेंगे, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी उसी का एक पार्ट है। तो आने वाले समय में हमें इस पे बहुत फोकस करना है। सर, सोलर एनर्जी के क्षेत्र की अगर बात करें तो कितनी संभावनाएं, क्योंकि कर्क रेखा के करीब है बांदा, तो क्या आने वाले समय में इसे हब बनाया जा सकता है अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो? एक संतुलित तरीके से ये कहा जाए कि मतलब यहाँ ज़मीनों के भाव उतने नहीं हैं, और कई जगह हो सकता है ज़मीन में वो क्षमता ना हो कि वो एग्रीकल्चर के लिए उतना किफ़ायती हो, तो उन जगह पर हम लोग सोलर प्लांट्स ज़रूर लगा सकते हैं। ऑलरेडी भी यहाँ पर 2 सोलर प्लांट्स अभी लगे हुए हैं और अच्छी खासी क्षमता के लगे हुए हैं, और कुछ और भी आना चाहते हैं, बट वो एक ऑल्टरनेट नहीं हो सकता है हमारी जो ज़मीनों को सिर्फ और सिर्फ सोलर में तब्दील करने के लिए। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, यहाँ पर बहुत अच्छा सनी वेदर रहता है, सूरज की किरणें यहाँ पर लगभग पूरे साल पड़ती हैं, तो एक अच्छा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी की दृष्टि से। सर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के 1991 से 2022 तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो एक स्टडी आई है 2005 से 2025 के बीच बांदा के वन क्षेत्र में 15% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, जिसकी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर देखा गया, वो भी है। खेती बाड़ी पर भी इसका जो असर है वो पड़ रहा है। अब ज़मीन का जल स्तर भी कम हो रहा है, पहले से ही पानी की समस्या है यहाँ पर, तो अब इसके लिए क्या कुछ काम यहाँ पर हो रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है, बल्कि ये तो सबसे प्राथमिक विषय है यहाँ का, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जब हमने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारी बातें चल रही थी किस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बेसिकली हमने जब रिसर्च किया तो ये पता लगा कि ये एक
ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा फॉरेस्ट कवर अगर अच्छा खासा होता तो हम इस टेम्परेचर को इतना शायद ना बढ़ता ही। तो हमारे फॉरेस्ट कवर क्या करता है? फॉरेस्ट कवर आपको, पहली बात तो आपकी जो ज़मीन में नमी ख़त्म हो गई है, वो नमी को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, आपका जो एक्सपोज्ड एरिया है आज की डेट में, वो सारा का सारा अगर फॉरेस्ट कवर्ड होता तो वो जो हीट आपकी है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने में आपका फॉरेस्ट एरिया काम करता है। हमारा एरिया पूरे जनपद का लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर का है, और अगर इसका हम 10% भी माने तो 40 से 45 हज़ार हेक्टेयर हमें फॉरेस्टेड एरिया करने की आवश्यकता है आज के दिन में। उसके लिए हम लोग कुछ रणनीति बना रहे हैं। बड़े बड़े पैचेस जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR के माध्यम से हम लोग फॉरेस्टेशन कराएंगे। फॉरेस्ट मतलब जो वृक्षारोपण है उसमें उसके सफल ना होने में यही दिक्कत है कि उसका अगर आपने लगाने के बाद थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखा तो वो उतना फलता फूलता नहीं है। तो 50% तो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही आंकड़ा है कि 50% तो वो मान के ही चलते हैं कि 50% ही बचेगा। बट मेरा ये कहना है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को मैंडेट कर दें कि नहीं, इसका ख्याल आपको रखना है कम से कम 1 से 2 साल का ही खेल है, अगर वहाँ तक आप रख दें तो वो अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। तो आने वाले समय में फॉरेस्टेशन को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से हम 1-2 साल 3 साल काम करेंगे तो जो खोया हुआ हमारा जो फॉरेस्ट कवर है हम उसको प्राप्त करेंगे, बल्कि उससे आगे ही चले जाएंगे। हम लोग अभी सोलर एनर्जी को लेकर बात कर रहे थे। बांदा की बात करें तो 5 सोलर एनर्जी पार्क बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। क्या अभी प्रोग्रेस की बात करें तो कहाँ तक पहुँच पाए हैं? अभी 2 तो हमारे लग ही चुके हैं जो कि 2 साल से काम कर रहे हैं। एक इन पाइपलाइन है, कुछ फाइनलाइजेशन की स्टेज पे है। इसके अलावा जो हैं वो अभी डिस्कशन स्टेज पे ही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल सोलर को हम एकदम अपना फोकस ना बनाएं, सोलर एक पार्ट रहना चाहिए। सर, बांदा जिले की अगर बात करें तो ऐसे कौन से 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि यहाँ की विकास की रफ्तार को वो धीरे कर रहे हैं? हमें अपील करनी पड़ेगी कि वो लीडरशिप ले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज की डेट में रोक रही हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो सड़क पर दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। उन दुर्घटनाओं से मनोबल गिरता है, उन दुर्घटनाओं से वो परिवारों के अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग जाती है, और वो रोकी जा सकती है। यहाँ पर कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा वर्ग के हमारे साथी हैं, गांव में छोटी छोटी बातों पर वो सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो अगर उनको हम उम्मीद दें, उनको हम एक अच्छा भविष्य दिखाएं, उनको हम अपने डेवलपमेंट या किसी भी प्रोग्राम में साथ में लें, उनको जिम्मेदारी दें, तो शायद उनके दिमाग में एक अच्छी सोच आएगी और जीवन के प्रति जो नकारात्मक व्यू उनका है वो बदल पाएगा। और आने वाले समय में जो हम लोगों ने प्लानिंग की, ये सब उन्हीं के लिए है। इसका सारा का सारा फायदा, सारा का सारा जो श्रेय है, ये सब उन्हीं के लिए है। तो अगर वो हमारी मुहिम से जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि जो रुकावटें जिनकी बात कर रहे हैं आप, उन रुकावटों से हम पार पा पाएंगे और आने वाले समय में एक अनलॉक्ड होके बांदा जो है वो उभर के पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा। बिल्कुल सर, एक दौर था जब बुंदेलखंड की खास तौर से बात करें या ऐसे तमाम ज़िलों की, लोगों की सोच जो थी वो अलग थी। पानी की कमी, कई ऐसी समस्याएं हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की सोच में भी बदलाव आया। ऐसे छोटे ज़िलों को लेकर भी, यहाँ के रहने वालों में भी, इसको देखने के नज़रिए में भी, क्या आपको लगता है उस बदलाव का असर भी यहाँ पर अब दिखाई देने लगा है? नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए कि पहले हर चीज़ जो है एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी हुई है। आप छोटा और बड़ा किसको बोल सकते हैं? छोटा बड़ा उसी को बोल सकते हैं जो आपसे एक्सेस में बहुत दूर है, और हो सकता है वहाँ पर आपके दिल्ली में या लखनऊ में जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ उनको जाने में कोई समस्या हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने इतने अच्छे एक्सप्रेसवेज हम लोगों को दिए हैं। हमारे लखनऊ से कनेक्टिविटी आने वाले समय में बहुत बेहतर हो जाएगी। हम खुद मंडल हेडक्वार्टर्स हैं, और लैंड की जो कॉस्ट है यहाँ पर वो बाकी जगहों से काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई वाले, उसके तहत हम लोग बहुत फेवरेबल पोजीशन पर हैं। कहीं पर भी हमारी कनेक्टिविटी में अब कोई समस्या नहीं है। अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसकी मार्केट से जो दूरी है वो समय पर आधारित हो गई है, अब किलोमीटर पे आधारित नहीं। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जो
बात थी कि छोटे टाउन वाली, अब वो बात नहीं रह गई है। यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड भी पहले से बेहतर हुआ है। हम और मेहनत करेंगे तो और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो मैं अभी आप टच नहीं कर पाए, हम लोग स्पोर्ट्स में यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ के जो युवा वर्ग है और यहाँ के जो लोग हैं, मैंने देखा यहाँ पर बहुत ओबेस लोग नहीं हैं, बहुत ही फिट लोग हैं यहाँ के, मेहनतकश लोग हैं यहाँ के। तो हम चाहें तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मिलिट्री और आर्मी में भर्ती हमारे अगर यहाँ से युवा हों तो देश के अंदर गौरव यहाँ पर आ सकता है। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग इस पर भी फोकस करेंगे आने वाले टाइम पे। अमृता सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।